हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर 4 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 1 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। यही पेपर है जो जिसमें सारे क्वेश्चन हिंदी में है। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करूँगा वो जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। इससे पहले भी बहुत सारे पेपर सोल्व करके मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो पेपर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 48 यानी 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मीडियंस यानी माध्यिका ज्ञात करें। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था इसलिए मैंने ये पेन से लिख दिया। तो 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से हैं। देखिए 48 एक नंबर है, इसको किसी न किसी नंबर से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 48 जिन नंबर से, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पूरी तरह से भाग हो जाए वे सारे इसके गुणनखंड है। तो 48 को अगर मैं 1 से भाग करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 48। तो 1 से भाग करूँगा तो 48 आएगा, 48 से भाग करूँगा तो 1 आएगा। दोनों कंप्लीट नंबर है तो ये 1 और 48 दोनों गुणनखंड हैं। इसके बाद 2 से भाग करूँगा तो मेरे पास 24 आएगा और 24 से भाग करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा। तो ये 2 नंबर और ऐड हो गए। 3 से भाग करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 16 आएगा और 16 से भाग करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा। 4 से भाग करूँगा तो मेरे पास 12 आएगा, 12 से भाग करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा। फिर 6 से भाग करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास 8 आएगा और 8 से भाग करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा। तो मेरे पास ये 10 नंबर आ गए। ये सारे क्या हैं पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये सभी क्या हैं धनात्मक गुणनखंड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर हैं 48 के। तो हमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए नंबर्स को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। मतलब बढ़ते क्रम में मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने हैं 10। तो क्या करिए 4 आगे से जो छोड़ दीजिए, ये 4, ठीक है, और 4 ये पीछे से, ठीक है ना। जो बचे हुए 2 नंबर हैं आप उसका मीन लीजिए। देखिए 1 नंबर होता तो वही हमारा आंसर होता, ठीक है। टोटल नंबर 10 थे तो 4 मैंने आगे से छोड़े, 4 मैंने पीछे से छोड़े, बीच में बचे क्या हैं 6 और 8। तो हमें इसका मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 और 8 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15% लॉस का मतलब क्या है, 15% की हानि किसके बराबर है। 15% हानि का मतलब है 15 रुपये की जो कोई चीज़ थी, 15/100 लिख सकता हूँ मैं 15% को। तो 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है यानी क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, तो उस पर लॉस कितने का हुआ 15 रुपये का, ठीक है ना। ये क्या है लॉस। तो 15% हानि का मतलब ये है। लेकिन ये क्या है मैंने यूनिट में मान लिया। 100 यूनिट क्या था क्रय मूल्य कोई वस्तु खरीदने पे, यानी कोई पोशाक का जो खरीद मूल्य है वो 100 यूनिट है और उस पर हानि हो गई 15 यूनिट की, ठीक है। 15 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है 225 रुपये के, ठीक है, 225 रुपये के। आप कैंसिल कीजिए, 15 एकम 15, फिर 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट बराबर है 15 रुपये के। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो 100 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 100 यूनिट की कितनी होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1500 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1500 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले रेट को लिखिए। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% यानी दर, ठीक है ना। दर कितना दिया हुआ 5%। दर को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ 5/100 यानी 1/20 यानी 1/20 लिख सकता हूँ। अब आपको चूंकि आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मूलधन क्या मानना है ये हम यहाँ से सीखेंगे। तो रेट क्या आया 1/20,
समय कितना दिया हुआ है 2 साल। तो आप क्या करिए, इन 2 साल को यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने 1/20 का स्क्वायर किया तो 1/400 आ गया, ठीक है ना। इस 400 को आप क्या मानो, क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य कितना है 400 यूनिट, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, 2 साल है ना, तो पहले साल में 400 यूनिट पर 5%, जो कि 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 1/20, ठीक है ना। इसका 20वां हिस्सा क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, ठीक है ना। 5% का मतलब क्या है, देखिए रेट का एक्चुअल मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज लगा 100 रुपये पर, 100 रुपये पर कितना ब्याज मिला 1 साल में, ठीक है ना। तो 5% का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 5 रुपये, तो 400 पे कितने मिलेंगे 20 रुपये। या फिर आप दूसरी तरीके से इस तरह से भी निकाल सकते हो, 400 का 5% 20 रुपये, ठीक है ना। तो ये 20 रुपये पहले साल का क्या आ जाएगा ब्याज। दूसरे साल का 400 रुपये पर 5% के हिसाब से फिर से 20 रुपये, ठीक है। तो दोनों साल में जो ब्याज लगा है 20 और 20, ये तो है साधारण ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया 40 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। अब 400 के ऊपर 20 तो लग गया, अब 20 के ऊपर भी 5% लगेगा, ठीक है। तो 5% का मतलब होता है 1/20, 20 को जब 1/20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना आ गया 20 और 20 40 और 1 41। पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ गया 41। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, एक्चुअल में डिफरेंस 225 दिया हुआ है, तो यहाँ डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 225 रुपये के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन हमने क्या माना था 400, तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट आएगी 400 गुना 225 यानी 90,000 रुपये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको 1 से 50 तक के जो वर्ग हैं यानी स्क्वायर है नंबर के, वो सारे याद हो। अगर वो याद नहीं है तब ये क्वेश्चन करने में आप थोड़ा टाइम लोगे, हाँ कर तो दोगे, काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर वो आपको याद हैं तो आप डायरेक्ट कर लोगे। वहाँ 1000 है, इसका कोई ये क्या है, ये 10 का क्यूब होता है, ठीक है ना, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट है 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यही हमसे पूछा है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कौन सा है 1032, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। तो इसके लिए बस यही शॉर्ट ट्रिक्स है कि आप 1 से 50 तक के जो नंबर हैं पहले उनके वर्ग डायरेक्ट याद करें, ठीक है ना, क्रैम्पिंग करें, समझने वाली कोई बात नहीं है, वैसे समझने वाली बात भी है लेकिन याद करें, ठीक है ना, क्योंकि जब याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। काफ़ी यूज है इसका। और 1 से 30 तक आप क्यूब याद रखें, ठीक है ना, स्क्वायर 1 से 50 तक और क्यूब 1 से 30 तक नंबरों के याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और जो एज के क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इससे क्या है टाइम भी बचता है और आप गैस आसानी से करके डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे अब दिया क्या हुआ है 2 नंबर है, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर है, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है 2 और 3। अब ऑप्शन से कैसे पता चलेगा, अब मान लीजिए ए ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन अगर सही आंसर है तो पहला नंबर 16 दूसरा 24, दोनों का रेशियो निकालिए, 8 से डिवाइड करूँगा 2 और 3 रेशियो आता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बी की अगर मैं बात करूँ, बी में 35 है, क्या 35 किसी एक नंबर से डिवाइड होने पे 2 देगा, नहीं देगा, 17.5 आएगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही 3 से गुना करूँगा, क्योंकि दूसरा नंबर मुझे 3 चाहिए, तो कितना आएगा 52.5, ठीक है ना, इस तरह से नंबर आएगा।
तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। सी की में अगर मैं बात करता हूँ, 36 पे कैंसिल करूँ तो 36 दूनी 72, 36 × 108, तो सी ऑप्शन ठीक हो सकता है। डी की अगर मैं बात करूँ तो 20 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ कब आएगा, जब मैं इसको 10 से भाग करूँगा। तो क्या 48 को 10 से भाग करने पे 3 आता है, नहीं आता, तो डी ऑप्शन भी गलत। अब ए और बी में मैं ऑप्शन लेता हूँ, ए और बी क्या है, 16 और 24 है। 2 और 3 का रेशियो हमें पता चल गया, इनमें से 12 घटा दीजिए, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, आप माइंड में कर सकते हो। तो क्या रहेगा 4 और यहाँ से 12 घटाओगे 12, तो रेशियो क्या रहा 1:3, ठीक है। अब ये इसके लिए वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एग्जाम में आपको फोर्थ आंसर के लिए वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कर देता हूँ। 72 और 108 था, 12 घटा दीजिए, ये कितना आया 60, और यहाँ पे कितना आएगा 96, ठीक है ना। तो 12 से कैंसिल कीजिए, 12 × 5 = 60, 12 × 8 = 96, तो 5:8 रेशियो आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्या है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला याद रखें, m1t1 डिवाइड में w1 वो इक्वल है m2t2 w2। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट कंडीशन में मैन पावर कितने आदमी हैं और टाइम कितना लग रहा है और कितना काम है, और ये सब चीज़ें क्या है, सेम यही है, लेकिन कंडीशन बदल गई, दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 4 आदमी हैं, तो m1 की वैल्यू कितनी है 4 गुना 96 मीटर लंबी दीवार को, 96 मीटर लंबी दीवार यानी वो टोटल वर्क है, क्योंकि हमें 96 मीटर लंबी दीवार को पेंट करना है, तो वो तो हमारा काम हो गया। समय कितना लगा इसको, इसमें 2 दिन, तो t1 की वैल्यू 2 है, किसके इक्वल है 6 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को, यानी अब काम क्या मिल गया 72 मीटर लंबी दीवार, और मैन पावर कितनी है 6 आदमी, हमें टाइम पूछा है कितना समय लगेगा, तो t2 की वैल्यू हमें निकालनी है। जो आपसे कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, तो ये 6 कैंसिल होगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 × 8 = 96, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो t2 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 दिन लगेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं x y, इनका गुणनफल बराबर है इनके योग के, यानी दोनों संख्या को जोड़ दें उनके 3 गुने के बराबर है, और एक संख्या 12 दी गई है, तो दूसरी संख्या बताएं। अब ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से करें, मान लीजिए वो संख्या 2 है, ठीक है, तो 12 और 2 कितने होते हैं 14, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 14, और 3 से गुना करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 42, ठीक है। अब दोनों संख्याओं को गुना करते हैं 2 और 12 को, तो क्या आएगा 24, 24 और 42 दोनों इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत, ठीक है। दूसरा क्या है 3 रखिए, 3 यहाँ पे 3 रखूँगा, और y की वैल्यू 12 दी गई है, 3 और 12 15, 15 × 3 = 45, तो राइट हैंड साइड में आ गया 45, लेफ्ट हैंड साइड में कितना रहेगा 3 और 12 की गुना करूँगा कितना आएगा 36, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, 4 और 12 कितने होते हैं 16, यानी ये जोड़ आ गया 16, 16 × 3 = 48, ठीक है, और इन दोनों की गुना मतलब 4 और 12 की गुना 12 × 4 = 48, तो आप देख सकते हो दोनों ही नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। देखिए भुजाएं कितनी है 7, और आंतरिक कोणों का हमें योग निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला है आई मतलब इंटरनल कोण, और उनका हमें सम निकालना है। किनका निकालना है सम, सभी एंगल का, ठीक है ना। तो सम ऑल मतलब सभी इंटरनल एंगल का जो क्या है जोड़, वो किसके इक्वल होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। अब n का मतलब है साइड, तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, 7 यहाँ पे रखूँगा, 7 दूनी 14, 14 में से 4 घटाइए, ये क्या आ जाएगा 10, और गुना 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 900 डिग्री,
तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए वेरी इजी है। कैसे? ये मान लीजिए आयत है, ठीक है, ये दो लेंथ जो है बराबर होती हैं और ये लेंथ आमने सामने वाली भुजाएं जो है बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये क्या रहेगी y। तो परिमाप क्या होता है? इन सभी भुजाओं का जोड़। तो परिमाप जो है वो किसके बराबर होता है? x और y, ठीक है, और इसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 से क्यों किया? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और ये भी सेम ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है परिमाप कितना है? 28, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा? 2 से डिवाइड किया तो 14 के, ठीक है। दो भुजाएं जो है आयत की, उनका जोड़ क्या है? 14 हमने निकाल लिया। एक भुजा 4 है तो दूसरी क्या आएगी? 10। तो दूसरी जो निकालनी थी वो कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब माइंड में हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला पता हो कि आयत की लेंथ ब्रेड्थ जो है आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है और परिमाप यानी वो किसके इक्वल है? 2 इंटू लेंथ इन प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो दोनों भुजाओं का जोड़ 14 आया, तो एक 4 है तो दूसरी क्या रहेगी? 10। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है पुल, ठीक है। हमें इसकी लेंथ नहीं पता, मान लीजिए वो क्या है? x। हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। और एक जो व्यक्ति है वो क्या है? उसकी गति दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वो इसको 18 मिनट में क्या करता है? पार कर लेता है, ठीक है। तो हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए गति क्या होती है? गति होती है दूरी बटे समय, या बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो दूरी क्या है? दूरी तो हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। गति दी गई है, गति क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूरी हमें ये निकालनी है, ये x मानी हुई है। समय कितना लगा? 18 मिनट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो लंबाई है पुल की वो मीटर में दी गई है, तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए और टाइम को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, ठीक है। डिवाइड में 1 हावर में कितने मिनट होते हैं? 60, बराबर है x बाई 18, ठीक है। अब यूनिट सेम हो गई, डिस्टेंस मीटर में हो गई, टाइम मिनट में हो गया। तो कैंसिल कीजिए, 6 पे कैंसिल होगा, 6 × 18 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 इधर जाएगा तो 500 गुना 3 1500। तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 1500 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 68.04 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाना है, मतलब बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा? देखिए एक जो क्विंटल है उसमें 100 किलो होते हैं, ठीक है, 100 किलोग्राम होते हैं। तो 68.04 में कितने होंगे टोटल? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये डेसिमल का हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, तो ये आ गया 6804 kg। अब इतने अनाज को 3780 लोगों में बांटा गया है, तो एक व्यक्ति को कितना मिला? कैसे निकालेंगे? 6804 को डिवाइड करो 3780 से, तो ये कैंसिल होगा, 1.8 आएगा। यानी एक व्यक्ति को 1 किलो 800 ग्राम जो चावल है वो मिला, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमियों द्वारा उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये भी टाइम एंड वर्क का, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? M1 T1 H1 बराबर होता है M2
T2H2। और ये M1 T1 H1 क्या है, M1 है मैन पावर, कितने आदमी फर्स्ट कंडीशन में, तो वो कितने हैं 30 आदमी, ठीक है, इनटू T1 क्या है टोटल टाइम कि काम को होने में कितना समय लग रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। और H1 का मतलब है यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे या फिर 1 दिन में मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो टाइम। जैसे कि वो प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहे हैं तो H1 की वैल्यू क्या आ गई 7, किसके बराबर है, ये तीनों चीज़ जो फर्स्ट कंडीशन में लगाई है। सेकेंड कंडीशन में देखिए 25 आदमी उसी काम को 12 दिनों में, यानी अब टोटल टाइम कितना आ गया 12 दिन, समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी H2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कीजिए, 5 पे कैंसिल कीजिए, 5 5 25, 5 3 15, ठीक है। और ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30, ठीक है। तो और ये 5 से 5 कैंसिल, 7 3 21, 21 के डिवाइड में ये 2, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा H2 के, यानी ये आ गया 10.5, यानी 10.5 घंटे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्रों में 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। अब देखिए पत्नी को 1/3 मिला है तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 से भाग हो। तो मैंने कुल संपत्ति क्या मानी 15 यूनिट, मैंने पति की जो कुल संपत्ति 15 यूनिट मान ली क्योंकि ये 3 से भाग होता है, ठीक है। तो इसका 1/3 क्या रहेगा 5 यूनिट, ठीक है ना। 1/3 को अगर मैं 15 से गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 यूनिट, यानी ये वो संपत्ति है जो पत्नी को मिली। बच्चों में कितनी बटेगी 15 यूनिट माइनस 5 यूनिट 10 यूनिट, ठीक है, ये बच्चों में बटेगी। 10 यूनिट बट गई 3 बेटों में जिसका रेशियो है 2:3:5। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ 2 और 3 5 और 5 10, यानी 10 यूनिट इन तीनों में बटी है। तो पहले बच्चे को क्या मिली, कितनी संपत्ति मिली 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट, दूसरे को मिली 3 यूनिट और तीसरे को मिली 5 यूनिट। आप देख सकते हो इनका जोड़ भी 10 यूनिट आ रहा है, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। हमें दिया क्या हुआ है कि यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये मिले, पहला पुत्र तो ये है, यानी 2 यूनिट किसके बराबर दी हुई है 48,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 आ गई। हमें निकालना है कुल संपत्ति कितनी थी, कुल संपत्ति तो 15 यूनिट थी। तो 24,000 रुपये को 15 यूनिट से जब आप गुना करोगे, यानी सॉरी 15 से गुना करोगे, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट की वैल्यू तो 15 थी। तो 24,000 को 15 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 3,60,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उनकी डायमेंशन दी गई है 363 मीटर, 528 मीटर और 693 मीटर। सबसे लंबे टेप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयामों यानी तीनों लेंथ को मेज़र कर सके यानी माप कर सके, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेंथ क्या है 363। अब आपको ये देखना है 363 किस किस से भाग होता है, तो ये तो 3 से भी भाग होता है, ठीक है ना, ये पूरी तरह 3 से भाग होता है। कैसे पता चला, डिजिट को जोड़ लीजिए, 3 और 6 9, 9 और 3 12। तो 12 अगर 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग होती है। तो 363 का एक फैक्टर 3 है। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो 11 3 33, फिर 3 कॉमन बचेगा, फिर 11 3 33, ठीक है ना। तो ये जो है 363 जो है वो 11 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है, ठीक है। और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये किससे भाग होता है 33 से भी, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है जो 3 और 11 से दोनों से भाग होता हो या एक से भी हो, ठीक है ना। तो 33 क्या है 11 से भाग होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बी ऑप्शन 11 से भाग नहीं होता, ये गलत। सी ऑप्शन
11 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत, और डी ऑप्शन 11 से भाग नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, क्योंकि उसने बोला है कि तीनों डायमेंशन को स्पष्ट माप करें, यानी डायमेंशन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पूरी तरह से मापे। तो 33 जो है 363 को पूरी तरह से भाग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर वो 33 मीटर वाला इंच टेप अगर 363 को मेजर कर रहा है और वो 3 दूसरे इंच टेप हैं जो इसको माप नहीं रहे हैं, तो यही सही आंसर है। ये इसको भी माप देगा 528 को, और 693 को भी मापेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 210 मीटर, और ये क्या है प्लेटफॉर्म, यहाँ से शुरू होता है प्लेटफॉर्म और ये सारा क्या है प्लेटफॉर्म, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 150 मीटर। अब क्या है, ये ट्रेन इसको कब कवर करेगी कंप्लीट, यहाँ से शुरू होके जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी तब हम कहेंगे कि ट्रेन ने जो प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है, तभी तो पार किया। तो ट्रेन की जो लेंथ कितनी 210, टोटल लेंथ कितनी कवर हुई है 210 और 150 360, तो दूरी कितनी दे दी 360। गति किसके बराबर होती है, गति मतलब स्पीड किसके बराबर होती है, दूरी बटे समय। गति कितनी दी हुई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को 1000 से गुना करो तो मीटर में आ जाएगा, और घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से भाग करेंगे, ठीक है, बराबर है। दूरी कितनी दी हुई है 360 मीटर, और समय हमें निकालना है, समय किस में आएगा सेकंडों में, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 पे कैंसिल होगा 5 आएगा, और यहाँ पे 2 पे कैंसिल होगा 18 आएगा, ठीक है। तो 18 छिके 108, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, समय को इस साइड लेके जाइए तो समय लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 360, और 5 छिके 30 डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 12 सेकंड जो समय है वो सेकंड में आया, तो 12 सेकंड हमारा सही आंसर है। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लेगी, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें बिछी हुई हैं, ठीक है। तो एरिया देखिए उस फर्श का कितना रहेगा, यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 72 गुना 90 आएगा, निकालने की पूरी जरूरत नहीं है। एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइलें ही उपयोग की जानी है, यानी ये एक वर्ग है, ठीक है। अधिकतम आकार पूछा है, मान लीजिए मैंने 18 मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन में 18 सबसे ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 18 गुना 18, हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, ठीक है। तो कैसे आएगी 72 गुना 90, 18 गुना 18, ठीक है। सबसे बड़ा आकार पूछा था, अगर ये संख्या इससे पूरी तरह से कट जाए तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो 18 पंजे क्या होता है 90, और 18 चौक कितना होता है 72, तो 4 पंजे 20, यानी 18 जिसकी जो डायमेंशन है टाइल की वो अगर हम यूज़ करेंगे तो केवल 20 टाइलें यूज़ होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। तो सबसे बड़ी टाइल तो 18 मीटर वाली थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए 20 कुर्सियां बेची उसने, ठीक है, 20 कुर्सियों में से जो 4 कुर्सी हैं उसका उसे लाभ हो गया, यानी 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। तो टोटल 20 बेची थी, 4 कुर्सियों का लाभ हो गया, तो ये 4 कुर्सियों का लाभ कितने पे हुआ है 20 माइनस 4 16 कुर्सियों पे, ठीक है ना। 16 कुर्सियों पर 4 तो उसे लाभ हुआ है, टोटल कितना है 20, ठीक है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ और ये कितने के ऊपर हुआ है 16 के ऊपर गुना 100, 4 पे कैंसिल, 4 चौक 16, फिर 4 से कैंसिल 25,
तो हमारा जो लाभ प्रतिशत आया है वो है 25%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए गति कितनी दी गई है, गति दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी, यानी ये जो घंटा है इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है, और डिस्टेंस जो है मीटर में दी गई है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 54 गुना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, डिवाइड में 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 पे कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 900 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। अब देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, इसको कैसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 19/15 है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 19/15 है, तो इसको दोबारा रीड कीजिए। अगर पुस्तक का विक्रय मूल्य 19 रुपये है और क्रय मूल्य 15 रुपये है तो कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर एक पुस्तक 15 रुपये में खरीद कर 19 रुपये में बेची गई तो 4 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। 19 माइनस 15, 4 रुपये का हमें लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत वो किसके इक्वल होगा, कितने का लाभ हुआ और डिवाइड में क्रय मूल्य 15 गुना 100, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 0, 5 दिए 15, ये आ गया 80/3। तो हमारे पास आएगा 26.67%, ये जो है ये आ गया लाभ प्रतिशत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 संख्याएं हैं, 2 इक्वेशन हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको तो जोड़िए, ठीक है। जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसमें से ये घटा दीजिए। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें 4 जो है वो है कांस्टेंट क्वांटिटी, बाकी सब क्या है, वेरिएबल हैं। तो कांस्टेंट एक जगह रख लेता हूँ, वेरिएबल एक जगह। तो 2xy माइनस 3x² ये मैंने लिख लिया। इसमें जोड़ना है ये वाला माइनस का 5xy प्लस x² माइनस 2xy का स्क्वेयर, ठीक है। अब प्लस में क्या है 4, ठीक है। अब बोला गया है इस संख्या में से ये घटाइए, ठीक है, माइनस का करिए। ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, इसको मैंने सी कुछ भी मान लीजिए, मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू मान लिया, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 5, ठीक है। अब इसकी जगह भी कुछ ना कुछ आएगा, मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ये पूरी संख्या क्या आ जाएगी, a + 4, ठीक है। बाहर माइनस अंदर का निशान चेंज होगा, माइनस का b आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये क्या आया, a माइनस b, 4 और 5 9, यानी ये तो कुछ भी हो सकता है, ये एक्स वाई की टर्म में प्लस का 9 जरूर आएगा। अब 4 ऑप्शन देखिए, एक्स वाई की टर्म में ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 9 है तो ए ऑप्शन गलत। बी में माइनस प्लस का 9 है ही नहीं, 8 दिया हुआ है तो बी भी गलत। सी में देखिए ये एक्स वाई की टर्म में है लेकिन यहाँ प्लस का 9 है, प्लस का 9 है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि डी में भी 9 नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल बनाएं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, 7/16, ठीक है। ये भाग का निशान, अब भाग को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर चेंज हो जाते हैं, तो 32/28, ठीक है, डिवाइड 4/16,
8। ठीक है, अब फिर दिक्कत है, अब दोनों सिंबल में से भाग पहले सोल्व होगी, क्योंकि भाग पहले सोल्व होनी है। तो 7/16 गुना 32/28, भाग को गुना में कन्वर्ट करूँगा तो 8 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। 16 दूनी 32, 4 और 2 कैंसिल हो गई, फिर ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, तो यानी आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 फाइंड कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/13। ठीक है, हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये निकालना है। अब याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें तो कोस की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू है 5/13, स्क्वायर की क्या आएगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे 169, तो यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस 25 यानी 144 के डिवाइड में 169। स्क्वायर रूट बोथ साइड, वर्गमूल दोनों तरफ करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा वर्गमूल और 144/169 इसका वर्गमूल। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 और 169 का 13, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन दी गई है 4√18 प्लस 7√32 माइनस 2√50, ये एक कंप्लीट नंबर है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखिए 4 अंडर रूट में क्या दिया हुआ है 18 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 3, फिर क्या है 7। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 4 गुना 4। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 4। अब देखिए 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √2 प्लस 7। ये 4 2 बार है, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा सिर्फ √2 माइनस 2। 5 2 बार है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, √2 कैसे आ रहा है ये मैं बताता हूँ। देखिए रूट में अगर 5 × 5 हो तो इसको मैं क्या लिखूँ, 5 का स्क्वायर और फिर √2 से 2 कैंसिल, तो 2 नंबर अगर रिपीट हो तो 1 नंबर बाहर आ जाता है, या फिर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 5 बाहर आ गया। ठीक है ना, इसी तरह 2 3 थे तो 1 3 बाहर आया, 2 4 से तो 1 4 बाहर आया, 2 5 थे तो 1 5 बाहर आया। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 √2 प्लस 7 चौक 28 √2 माइनस का 10 √2। अब ये कितना हो गया 12 और 28 40 √2 माइनस 10 √2, 40 में से 10 घटाइए 30 √2 बचा। ठीक है ना, ये तो सिंपल था। 12 और 28 कितना होता है 40, 40 में से 10 घटाइए 30 √2, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x 4 के इक्वल है, 1/y 7 के इक्वल है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो 1/x किसके इक्वल दिया है 4 के, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, और 1/y किसके बराबर है 7 के, तो y को यहाँ लेके जाओ और 7 को डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या है 1/7। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 प्लस 1/7। तो एलसीएम लीजिए, 4 और 7 का 28, 28 के डिवाइड में 4 करेंगे तो 7 आएगा, और 28 के डिवाइड में 7 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 7 और 4 11, 11/28, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।